दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 फिनिश कर चुका है। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 करेंगे और मैं आपको ये लिख लिख के पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आप सारे नोट्स अच्छे से कंपाइल कर लीजिए। सारे नोट्स आप खुद बनाइए दोस्तों, और ये सब जो नोट्स आप बनाएंगे ये आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत काम आएगा। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, फेज़ 2 में 200 मार्क्स का आपको लिखने का है, आपको टाइप करना है उसे। तो आप टाइप कब कर पाएंगे? जब आपको ये सब चीज़ें पता होगी, जब आप डिटेल में ये सब चीज़ों को पढ़ोगे, जब आपको एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पता होगा। और जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज और एथिक्स के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको रोज़ कराऊंगा, हर एक मंथ का कराऊंगा। और वो अगर आप उसका नोट्स बना लेंगे दोस्तों, तो आने वाले 6 महीनों में आप समझ लीजिए कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स होंगे हर एक मंथ में। 6 12 72 होता है। 72 टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ में आप वो सब टॉपिक्स के जो करंट में जो चीज़ें सिनेरियो हो रही है वो आप अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग तो आप निकाल ही लोगे, साथ में ईएसआई और फाइनेंस में आप ये सब जो करंट्स के टॉपिक है वो आपको इंप्लीमेंट करने में हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए दोस्तों आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, बहुत डीप में, वो भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़े थे। तो आज हम नए टॉपिक चालू करेंगे। लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? डीपीआई पढ़े थे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें सारी हमने देख ली थी। फाउंडेशन, सिग्निफिकेंस, इंडिया का रोल क्या है डीपीआई को प्रमोट करने का, ग्लोबल डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमने पढ़ा था। ठीक है, वो क्या होता है, कैसे, उसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, एक्सचेंज रेट पढ़ा था, एक्सचेंज रेट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। इकोनॉमिक्स से पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए थे इसमें, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट से कैसे वो अफेक्ट होता है, सब कुछ आपने इसमें पढ़ लिया। चैलेंजेस क्या होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सबसे पहला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कहते हैं दोस्तों, 2016। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आज? क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है दोस्तों, बहुत न्यूज़ में रहा। क्योंकि अब आपको बता देता हूँ, एक जो है हमारी आई डबल बी आई एक फर्म है। ठीक है, आई डबल बी आई एक फर्म है। उसने बोला भाई कि जो इंसॉल्वेंसी होती है ना, दिवालिया घोषित हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाती है कुछ कंपनीज, ये सब जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये सब ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस लोगों को पता हो कि हाँ अब हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें देने के हमें अब अपना डेट पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, ताकि क्रेडिटर्स को भी पता चल जाए कि कहाँ हमें किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत न्यूज़ में रहा, अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा है। तो लिख लेते हैं पहले, इंसॉल्वेंसी, एक मिनट पेन कलर चेंज कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी, ये फर्म का नाम है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्म का नाम है। इन्होंने क्या किया? प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? रिफॉर्म्स टू मेक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसको बोलते हैं हम लोग आईबीसी, प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मोर ट्रांसपेरेंट, ये इसलिए न्यूज़ में रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आपको इसको समझने के लिए जैसे मैं हमेशा कराता हूँ कि बेसिक फाउंडेशन टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन टर्म्स पता होनी चाहिए। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जब कोई इंडिविजुअल या कंपनी
अपने फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाता। समझ लो एक क्रेडिटर ने लोन दे दिया, समझ लो एक क्रेडिटर ने रोहित को लोन दिया, रोहित अब इंसॉल्वेंट हो गया है, रोहित अब उसको लौटा नहीं पा रहा है, या तो रोहित अपनी मंथली ईएमआई नहीं भर पा रहा है। एग्जाम्पल ऐसे ले लो, रोहित को आपने ईएमआई में कुछ सामान दिया, लेकिन रोहित अपनी ईएमआई को लौटा नहीं पा रहा है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है लौटाने को। तो ये सब जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी। फिर एक होता है बैंकरप्सी। ठीक है, बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है। कोई भी पर्सन या बिजनेस है, कोई भी पर्सन या बिजनेस जब अपने डेट को लौटा नहीं पाता तो लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर देते हैं, वो होती है बैंकरप्सी। ठीक है, ये होता है, ये फाउंडेशन आप समझ जाओ, ये फाउंडेशन समझ जाओ। और तीसरा एक होता है फाउंडेशन दोस्तों, हेयर कट। हेयर कट मतलब ये नहीं होता कि बाल काट लो, वो वाला हेयर कट नहीं होता। हेयर कट मतलब ये होता है कि समझ लो कोई लेंडर ने पैसा दिया एक किसी इंसान को, और वो डेटर ने पैसा लौटा नहीं पा रहा, डेटर जो है वो पैसा लौटा नहीं पा रहा। अब लेंडर को कितना पैसा नहीं मिल पाया उस डेटर से, ठीक है, लेंडर को कितना पैसा उस डेटर से नहीं मिल पाया, उसको हम कहते हैं हेयर कट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बेसिक्स फाउंडेशंस लिख दो, फाउंडेशंस इसका मतलब, ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी न्यूज़ आती है ना उसको एकदम बेसिक से पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आए सब चीज़ें। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन है व्हेन एन इंडिविजुअल और कंपनी can no longer meet their financial obligation to lenders as debts become due। ठीक है, ये होता है इंसॉल्वेंसी। सेकंड होता है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी, ठीक है, ये एक लीगल प्रोसीडिंग है। इट इज अ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड when a person or business is unable to repay outstanding debts or obligation। ठीक है, समझ में आया बैंकरप्सी। तीसरा है आपका हेयर कट। हेयर कट, जब लेंडर ने पैसा दे दिया डेटर को, डेटर पैसा लौटा नहीं पा रहा, कितना पैसा वो नहीं लौटा पाया लेंडर को, कितना लेंडर को नुकसान हो गया, उसे कहते हैं हम हेयर कट। इट इज अ डेट फॉरगॉन बाय द लेंडर as a share of the outstanding claim। ठीक है दोस्तों, ये था आपका फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन थे। और अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लो आप, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो क्रेडिटर्स का पैसा है, जो उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो एक कमेटी होती है, वो देखती है ये सब चीज़ों को कि भाई प्रोसेस जो है, उनको जो क्रेडिटर्स के जो पैसे जो नुकसान हुए हैं वो कुछ तो रिकवर हो जाए ना, सब कुछ नुकसान ना हो जाए। जो भी डेटर है उसका कुछ एसेट्स ले लिए ताकि उस एसेट्स के थ्रू उसकी भरपाई हो जाए। इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये एक तरह का रिकवरी मैकेनिज्म है, किसके लिए? क्रेडिटर्स के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लिख लेते हैं। चलो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, CIRP बोलते हैं इसे, हम CIRP बोलते हैं। दिस इज अ रिकवरी, दिस इज अ रिकवरी mechanism for the creditors, of a corporate debtors। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, IBC। ठीक है, ये क्या हुआ, की रिफॉर्म्स क्या प्रपोज हुए हैं। ये जो न्यूज़ में था कि भाई हमें रिफॉर्म बनाने हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के प्रोसेस को काफ़ी ट्रांसपेरेंट करना है, तो की रिफॉर्म्स भी होंगे इसमें कुछ कुछ। तो कैसे कैसे की रिफॉर्म्स हुए हैं हम देखते हैं दोस्तों, एक एक करके। तो हुआ क्या, जो CIRP है, ठीक है, CIRP है, ये सब चीज़ों को देखने का, ये सब प्रोसेस को देखने का, ये सब वर्क को देखने के लिए एक कमेटी है क्रेडिटर्स की। वो देखती है कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो रहा है कि नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, उसको रिव्यू करना, ये एक हो गया। ठीक है, फिर वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज़ को स्टैंडर्डाइज करना। वैल्यूएशन इन द सेंस कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, उस जो भी एसेट्स रिकवर हो रहा है उसका वैल्यूएशन क्या है, उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, और रिजोल्यूशन प्लान्स बनाना, और ऐसा करना कि क्रेडिटर्स का नुकसान मिनिमम हो जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान तो हो रहा है, इंसॉल्वेंसी हो चुकी है डेटर्स की तरफ से, और वो भी ज़बरदस्ती नहीं किया है उसने, उसके पास सच में पैसे नहीं है। तो अब उसके डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि डेटर्स, ऐसा नहीं होता ना जब आपका कोई पैसा ले लेता है, मारपीट दिए, ले गए, कुछ कर दिए, वैसा नहीं, उसका भी कुछ एसेट्स लेंगे, उसका भी एसेट्स ले लेंगे, जो उसके पास है उसका एसेट्स लेंगे, उसकी भरपाई करेंगे क्रेडिटर्स को, लेकिन वो सारा भरपाई तो हो नहीं सकता। उसके लिए भी प्रोसेस को अच्छा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको एकदम उसके साथ ट्रीटमेंट बहुत गंदा होने लग गया, ऐसा नहीं करना है। सब चीज़ों को अच्छे अच्छे से ये इम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या था की रिफॉर्म्स प्रपोज्ड कौन कौन सी की रिफॉर्म्स थे। पहला देख लेते हैं, रिव्यू द वर्क प्रोग्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। ठीक है, बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट लिख लो अपना, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, RP बोलते हैं इसे, RP है, should be mandated to conduct the meetings of कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, COC की मीटिंग्स को रेगुलरली कंडक्ट करना, ये इनके लिए मैंडेटरी बना दो। ठीक है,
ये मीटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को और अच्छा करेगा। आप जितना रेगुलर मीटिंग करेंगे, जितने बार मिलेंगे, आपस में डिस्कशन होगा, उतना आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे होंगे, उतना ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व होगा आपके फंक्शनिंग में। तो इसलिए इसको मैंडेट करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा लिख लो, रिजोल्यूशन should be streamlined and रिजोल्यूशन को स्ट्रीमलाइन कर दो, एक नया पॉइंट बना लो इसके बाद, रिजोल्यूशन शुड बी स्ट्रीमलाइन। ये चौथा हो गया, प्रिवेंट डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, प्रिवेंट डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और रिजोल्यूशन प्लान्स है वो आपको दो पार्ट में बांट सकते हो। रिजोल्यूशन प्लान्स में adopt a टू पार्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। दो पार्ट स्ट्रक्चर बना दो, याद कर लो आप। एक हो गया डील विथ इनफ्लो, ठीक है। पेमेंट अंडर द रिजोल्यूशन प्लान होता है पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, जो भी पेमेंट अंदर आने वाला है। इनफ्लो, इनफ्लो मतलब इनसाइड हमारे पास, लिख लो पेमेंट अंडर द रिजोल्यूशन प्लान कॉमा पेमेंट of insolvency resolution process cost, resolution process cost। डील विथ इनफ्लो भी अगर आपको याद रह जाए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होता है अब जो पैसा आ गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। किसमें? वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। डील विथ डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, स्टेक, ठीक है, चलेगा, इजी है। तो यहाँ पे आपका की रिफॉर्म्स पोस्ट खत्म होता है। अब आपको आईबीसी के बारे में जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप थोड़ा आईबीसी के बारे में जान लो, अबाउट, आपने फाउंडेशंस पढ़ लिए, न्यूज़ में क्यों था ये पढ़ लिया, अब आईबीसी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। देखो मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। अगर आपने ये सब चीज़ें आंसर में मेंशन कर दी अपनी दोस्तों, आपके मार्क्स तो बहुत अच्छा आएंगे, इतना मेरी गारंटी है। पूरा करंट से रिलेटेड सारे अच्छे अच्छे टॉपिक, यूपीएससी इकोनॉमिक्स उस लेवल का ये टॉपिक्स है, तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा आपका वो हो जाएगा, बेस बन जाएगा। बैंक रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रप्सी कोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, जान लेते हैं। ये कुछ नहीं है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इसका मतलब सारे लॉस को कंपाइल करो, एक साथ लाओ, टुगेदर एक साथ लाए, इसको क्या करो, रिव्यू करो, लॉस को रिव्यू करो। अब इसको रिव्यू करने के बाद सिचुएशन में
इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो और इंसॉल्वेंसी प्लस बैंकरप्सी इशू को ख़त्म करो, रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करो। कैसे? एक पर्टिकुलर टाइम में, स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड में, स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड। ख़त्म। आ गया बेसिक से समझ में? बेसिक तो ऐसे पढ़ना होता है दोस्तों, आई गेस आपको समझ में आ गया। स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड इन द सेंस आप ले सकते हो 180 डेज के अंदर, विद इन 180 डेज। ये आईबीसी के बारे में था। अब ये बेसिक हो गया, अब लिखोगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक से टेंशन तो आप लो ही मत, आपको सब समझ में आराम से आएगा इसमें। इट कंसोलिडेटेड and amended the laws relating to reorganization and insolvency, ठीक है, resolution, insolvency resolution of corporate person, comma, partnership firms and individuals, ठीक है, ठीक है। और फिर यही लोग जो मैंने इस प्रोसेस की बात करी, CIRP, ये मैकेनिज्म इन लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। CIRP तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। क्या ये रिकवरी मैकेनिज्म, रिकवरी मैकेनिज्म है फॉर किसके लिए? क्रेडिटर्स ऑफ अ कॉर्पोरेट, ठीक है। अब क्या करता है ये कंसोलिडेट कर दिया, उसके बाद क्या करता है, रिव्यू किया, सिचुएशन इंप्लीमेंट किया, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को हटाना है, CIRP मैकेनिज्म हो गया, रिकवरी वाला मैकेनिज्म आ गया, और स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड वाला भी एक है। तो इट ensures resolution in a time bound, ठीक है, in a time bound manner for maximization of value of assets, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लो, इट प्रोवाइड्स एन exit mechanism for a corporate person that has not defaulted through voluntary लिक्विडेशन प्रोसेस, जो अपने आप से डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, उसकी कुछ मजबूरी हो गई, ऐसा नहीं कि खुद ही बोल दिया भाई हम नहीं देंगे आज से पैसा, ठीक है, समझ में आ गया।
तो बेसिक जो था अबाउट आईबीसी वो आपने देख लिया। रिफॉर्म्स क्या हुए, की रिफॉर्म्स क्या प्रपोज्ड हुए वो आपने देख लिया। ठीक है, इसमें अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंस देख लो, सिग्निफिकेंस देख ही लो। सिग्निफिकेंस ऑफ आईबीसी, सिग्निफिकेंस अगर देखोगे तो भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एकदम नोट करती है कि भाई आपको टाइम में मिल जाए, आपके एसेट्स रिकवर हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको पैसे जब बाद में मिलते हैं, एसेट्स रिकवरी जब बाद में होती है तो आपका जो होता है ना, आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाती है, उतना आपको मिल नहीं पाता। आपने अगर आज 100 रुपये दिए, आपको कल को 2 साल के बाद वो 100 का चलो 5% मिलते हैं, 105 मिल रहा है, क्या कोई मतलब रहा उसका? 2 साल तो हो गया, बर्बाद हो गया, आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो वो सब चीज़ों का ध्यान, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, पहला। फिर अपना हो गया इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग क्रेडिट कल्चर। बिल्कुल, क्रेडिट कल्चर को इम्प्रूव करता है। फिर इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हो गया आपके सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस हो गया। अब कुछ चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस विथ आईबीसी, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे भाई। बैकलॉग अभी तक बहुत सारे केसेस अभी तक पेंडिंग है, तो लिख लो यहाँ पे, ह्यूज बैकलॉग, देयर इज अ बैकलॉग ऑफ 13,000 केसेस जो है दोस्तों, वो अभी तक बैकलॉग में पेंडिंग है अंडर आईबीसी। ठीक है, सेकेंड आप लिख लो, लैक ऑफ एनसीएलटी, लैक ऑफ नेशनल कंपनी लॉ, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स। ये जो एनसीएलटी होता है ना दोस्तों, लिख लो यहाँ पे, एनसीएलटी ये एक ना ऐसी क्वाजी जुडिशल बॉडी है जो कि देखती है कि भाई आपका सही से रिजोल्यूशन प्रोसेस हुआ है कि नहीं, दोनों में जो मतभेद है, जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनके जो मतभेद है उनको रिजॉल्व करना, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को सही करना, रिकन्स्ट्रक्शन करना, कोई कंपनी को एग्जिट करना है तो उसको एग्जिट पॉलिसीज़ को काफ़ी ईज कर देना, ये होता है एनसीएलटी का काम। ठीक है, तो अब भाई एनसीएलटी जितने कम होंगे उतने आपके डिलेज होंगे, उतना इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है उतना कम ट्रांसपेरेंट होगा, है ना। तो लिख दो लैक ऑफ एनसीएलटी। इससे क्या होगा? लिमिटेड, ये जुडिशियल बेंच की तरह है। ठीक है, जो होती है ना, कोई डिसीजन को लेने में एक बेंच बैठती है, 2 या 3 लोग की, 3 लोग की बेंच, ऑड नंबर पे बेंच बैठी जाती है, 3 लोग की, 5 लोग की, 7 लोग की, तो ये भी ऐसी होती है। अब जितने कम मेंबर्स होंगे भाई उतने केसेस आपके पेंडिंग हो जाएंगे। जैसे आप देख ही सकते हैं बैकलॉग अभी तक 13,000 के, तो बैकलॉग भी ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग कम हो रही है, केसेस पेंडिंग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड जुडिशियल बेंच strength and delays in identifying and acknowledging cases। ठीक है, ये एक चैलेंज हो गया। फिर लॉन्ग रिजोल्यूशन
प्रोसेस, ये भी एक चैलेंज ही है, ठीक है। लॉन्ग रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या जा रहा है कि रिसेंट ईयर्स में जो एवरेज रेजोल्यूशन प्रोसेस है, द एवरेज रेजोल्यूशन टाइम, रेजोल्यूशन टाइम जो है वो हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 324 to 653 days, ठीक है। इतना बढ़ चुका है भाई टाइम, मतलब इतना टाइम हो गया है। रेजोल्यूशन प्रोसेस बहुत डिले प्रोसेस हो रहा है आजकल। हेयर कट्स के बारे में भी देख ही लो। हेयर कट्स पड़े थे, लैंडर्स ने डेटर को पैसा दिया लेकिन डेटर लौटा नहीं पाया कुछ पैसा। कितना पैसा नहीं लौटा पाया, वो हेयर कट हो गया। सो ये कह सकते हो कि आप क्रेडिटर्स had to bear जो had to bear almost up to 80% हेयर कट। सोच लो भाई 80%, 2021 का डेटा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये सब चैलेंजेस है दोस्तों, ठीक है, जो फेस करती है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है पूरा बहुत डीप में डिटेल में समझ में आ गया होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और अब हम चलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका अक्टूबर एंड में 2 साल हो गया है, 2 years कंप्लीटेड, ठीक है, 2 साल से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके दोस्तों कुछ पिलर्स है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जैसे कि कोई भी टॉपिक चालू करने से पहले फाउंडेशंस पढ़ाता हूँ उसका। इंक्लूसिविटी बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़ जाए, लोगों तक जो फैसिलिटीज़ है, एयरपोर्ट्स की, रेलवेज़ की, रोड्स की, पोर्ट्स की, रिन्यूएबल एनर्जी की, टेलीकम्युनिकेशन की, गैस पाइपलाइंस की, सब कुछ अच्छा हो। सब जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है वो बैठे एक कॉमन डिसीजन पर अराइव करें, एक दूसरे डिसाइड करें, प्रोसेस काफ़ी डिसीजन मेकिंग काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बढ़े, एनालिटिकल और डायनेमिक चीज़ें बढ़े, क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, इंक्लूसिविटी बढ़े, प्रायोरिटाइज क्या करना है, हर एक कोने तक गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ स्कीम्स पहुँचे, सब कुछ प्रोसेस इंटीग्रेट हो, सब मिनिस्ट्रीज इंटीग्रेट हो, सप्लाई चेन में जो कॉस्ट बढ़ जाता है जब कनेक्टिविटी ख़राब होती है वो कम हो जाए, ताकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, डिजिटाइजेशन हो, प्रोसेस फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो सब कुछ अब आप समझ पा रहे होंगे, ये एक इसका मतलब है पूरा बेसिक सा। तो इसके कुछ 6 पिलर्स हैं, 6 पिलर्स आपको समझ में तो आ ही गया होगा जितना अभी हमने समझाया। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, ठीक है। पिलर्स क्या होंगे इसके? सबसे पहला होता है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव
planned initiative of various ministries। ठीक है, इनिशिएटिव की स्पेलिंग फिर आप बोलने लग जाएंगे, फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव्स। ठीक है, पहला वाला हो गया। सेकेंड आपका हो गया प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को। प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को। ठीक है, प्रायोरिटी सेट करना, कौन सा प्रोजेक्ट पहले होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट बाद में होना चाहिए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। प्रायोरिटाइज करना कैसे करोगे? थ्रू इंटरेक्शंस। लिख देते हैं इनेबलिंग, लिख ही लेते हैं, आप पढ़ा रहे हैं अच्छे से तो पूरा पढ़ा ही देते हैं। इनेबलिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कैसे? थ्रू क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्टर इंट्रैक्शंस। ऑप्टिमाइज करना प्रोसेस को, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, असिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन। गैप फिलिंग करना, गैप्स को दिखाना, गैप्स को आइडेंटिफाई करना, उस प्रोसेस को भरना, वही होता है ऑप्टिमाइजेशन। असिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स। ठीक है, फोर सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना, हर एक मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो ताकि डिलेज और क्लैशेस ख़त्म हो, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाए। बाय इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन डिपार्टमेंट्स to reduce delays and clashes। पांचवा एनालिटिकल। ठीक है, जीआईएस डेटा का यूज़ होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ होता है ताकि आप एनालाइज कर सको डिफरेंट ज्योग्राफिकल डेटास को। ठीक है, लोकेशंस को, उसके फीचर्स को। लिख लो इसको। providing the entire data in one place with geographical information system GIS based spatial planning and analytical tool। काफ़ी ये प्रोसेस जो होता है काफ़ी डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, बदलता रहता है।
चेंजेस होते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो उसको अपडेट कंटिन्यूस अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें अपडेट होता रहता है। गैप्स आइडेंटिफाई करो, अपडेट करो अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और मास्टर प्लान अपना बनाओ, ठीक है। आइडेंटिफाई द वाइटल इंटरवेंशंस फॉर enhancing and updating the master plan of departments, ठीक है। तो ये 6 पिलर्स है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिक और डायनेमिक। ये पिलर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके कुछ टारगेट्स हैं, 2025 तक कुछ टारगेट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति टारगेट्स बाय 2025, ठीक है। अब टारगेट्स क्या है, हर एक जगह कुछ ना कुछ टारगेट है, तो वो देख लेते हैं। रोड्स क्या टारगेट है, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है अपना, नेशनल हाईवे नेटवर्क, वो कितना होना चाहिए, 2 लाख किलोमीटर होना चाहिए। रेलवेज का भी टारगेट होगा, डेफिनेटली है, रेलवेज का भी टारगेट रखा हुआ है। क्या होगी रेलवेज का टारगेट, क्या है दोस्तों, वो भी लिख लो। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 1600 मिलियन मेट्रिक टन तक बढ़ाना, इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी to 1600 million metric tons. Airports 220 new heliports, airports, water, air aerodromes, ठीक है। फिर आपका हो गया पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट्स कार्गो कैपेसिटी को बढ़ाओ 1759 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। टोटल कार्गो कैपेसिटी टू बी अचीव्ड 1759 MMT। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा आपको पता होना चाहिए डेटा, तो अपना इसलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी 225 गीगावाट्स, ठीक है। फिर गैस पाइपलाइंस लिख दो, गैस पाइपलाइंस 34,500 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। तो ये कुछ पीएम गति शक्ति टारगेट्स हैं, इसकी आपको पिलर्स समझ में आ गए, टारगेट समझ में आ गए। अब इसके बारे में कुछ जान जाओ, आपको शुरू में तो बता ही दिया था, बट हाँ फॉर योर राइटिंग पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्कीम्स में भी आता है। अबाउट गति शक्ति प्लान, ठीक है। एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल इन द सेंस बहुत सारे इसमें मोड्स एसोसिएटेड है,
डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्टिविटी है, लैंड, वाटर और अलग अलग एक्टिविटीज़, एनर्जी, सब कुछ कनेक्टेड है इसमें। मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स भी है। ठीक है, तो लिख लो उसको। पहला पॉइंट, फर्स्ट, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, इसको बोलते हैं हम PMGS, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर, एक मिनट, नेशनल मास्टर प्लान, प्लांट नहीं हुई, प्लान है, प्लान है। ठीक है, प्लान है, लिख लो इसको। एम क्या है? एम टू प्रोवाइड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। इसका फोकस क्या है? इनोवेट करना, किसको? फाइनेंसिंग मेथड्स को, टेक्नोलॉजी को, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट बनाना। ठीक है, ये इसका फोकस है। फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इनोवेटिव फाइनेंसिंग methods, leveraging technology and expediting implementation processes। ठीक है, स्कोप क्या है भाई? स्कोप तो बहुत ही स्कोप है इसका। स्कोप्स, सब में स्कोप है। 7 इंजन है इनका, इनकम्पासेस 7 इंजन्स। इंजन कौन कौन से? रोड्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों अबाउट गति शक्ति मिशन। इसके इम्पैक्ट सीख लो। इम्पैक्ट्स क्या आएंगे? इम्पैक्ट्स ऑफ गति शक्ति इनिशिएटिव्स। ठीक है, क्या इम्पैक्ट्स आएंगे भाई? सेविंग कॉस्ट। सेविंग कॉस्ट कैसे? लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा, सप्लाई चेन इंप्रूव हो जाएगी, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। वो कम हो गई तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे आपका कॉस्ट सेव हो जाएगा। और क्या हो सकता है? प्रोसेस को काफ़ी फास्ट होगा, एक्सपेडाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। सेविंग कॉस्ट बाय कटिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड सप्लाई चेन कॉस्ट। फिर एक्सपेडाइटिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कुछ भी चीज़ को डिसीजन लेने में, इम्प्लीमेंट करने में कम टाइम लगेगा, तो प्रोसेस की एक्सपेडाइट करना, फास्ट करना प्रोसेस को। तो एक्सपेडाइटिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया। ट्रैवलिंग डिस्टेंस को कम कर देगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी।
reduce traveling distance and time। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज आपस में आती जाएगी। फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या होंगे ये सब ऑलरेडी बता दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है। इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लिख दो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकती है, लैंड का अप्रूवल मिलना, इन्वायरमेंट की क्लियरेंस मिलनी, रिसेटलमेंट कंपनसेशन हो सकता है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकते हैं, बैंक जो है रिलक्टेंट हो सकते हैं, एनपीएस बढ़ने की चांसेस बढ़ सकती है, लोन्स देना उनको पसंद नहीं आए तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होता है, इसको करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं। फिर एक बैलेंस लाना पड़ेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वायरमेंट की कंसिडरेशंस पे। ये सब आपकी चैलेंजेस है, लिख दो चैलेंजेस को। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, securing approvals for land access, obtaining जो obtaining environment clearance। ठीक है। फिर हो सकता है आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, बैंक्स private banks are reluctant to provide credit due to NPAs, non-performing assets। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो गया। और हम क्या बोल रहे थे? सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इशू, ये हो गया। डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकती है। और एक हो गया बैलेंस करना, बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंट कंसिडरेशन। तो दोस्तों ये आपका हो गया पीएम गति शक्ति मिशन कंप्लीट। इसके साथ आपको मैं और भी कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ अभी, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बट इसको हम लोग थोड़े शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, RRTS, ठीक है, RRTS है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो है RRTS, ये इसलिए यहाँ पे रीजनल लिख दो, रीजनल NCR रीजन के स्पेसिफिक रीजन का ये एक प्रोजेक्ट है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी ही पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ, किसमें? विथ नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन है। वो क्या किया, उसने 17 किलोमीटर का स्ट्रेच था यूपी में, शाहीबाबाद टू दुहई डिपो, ये उसने कंप्लीट किया। ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है आपके मेट्रो और या तो नॉर्मल रेलवेज़ में।
इससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसका जो डिपेंडेंसी है ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है मेट्रो से, और स्टॉप्स भी कम लेता है। जैसे मेट्रो आपकी हर एक स्टॉप में लेते जाएगी, ये ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा, स्पीड भी अच्छी रहेगी, और स्टॉप्स जो रहेगी कम कवर करेगा। इसका मेन जो था, ये क्या करता था, आपकी जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को इन्हेंस करता है आपका। ठीक है, हाई स्पीड है, कैपेसिटी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है बहुत ज़्यादा। कन्वेंशनल जो रेलवे से उससे थोड़ा सा अलग है, ये पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल देता है। जैसे आपको एक रीजन है, आपको एक रीजन में ही कोई, जैसे एग्जांपल एनसीआर से आप पानीपत चले गए, या पलवई चले गई, अलवर चले गए, रोहतक चले गए, खुर्जा चले गए, तो ये सब जो फेजेस में बांट दिया गया है, ये सब लाइंस बिछा दी गई है, यहाँ से यहाँ आपको ट्रैवल करने के लिए आपके लिए ट्रेन की फैसिलिटी दी गई है। थोड़ा सा अलग है ये मेट्रो से। तो वही है आपका रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, नाम से समझ में आएगा आ रहा है, एक रीजन का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब तेज, विदाउट या विथ फ्यूअर स्टॉप। ठीक है, बस इतना सा था इसका कॉन्सेप्ट, तो आप लिख लो। न्यूज़ में इसलिए था, फर्स्ट RRTS was launched in India with Namo भारत रैपिडेक्स ट्रेन। ठीक है, कंप्लीटिंग 17 किलोमीटर stretch from साहिबाबाद टू दुखई डिपोट, यूपी में। इसको अच्छे से लिख लो, और समझ में नहीं आ रहा तो आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। साहिबाबाद टू दुखई डिपो 17 किलोमीटर का वो था। ठीक है, लिख लो, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, कंफर्टेबल, कनेक्टिंग रीजनल नोड्स इन NCR। ख़त्म, इतना ही था। स्पीड भी लिख लो, स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी ऑपरेटिंग स्पीड है। ऑपरेटिंग स्पीड मतलब इतने में चलेगी, बट 180 किलोमीटर पर आवर ये चल सकती है, कैन रन, बट ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है मेट्रो से, ये भी लिख लो। डिफरेंस फ्रॉम मेट्रो एंड इंडियन रेलवे। मेट्रो से क्या डिफरेंस है, लिख लो। लॉन्ग डिस्टेंस, फ्यू स्टॉप, हाई स्पीड। लॉन्ग डिस्टेंस, फ्यू स्टॉप्स। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, डेफिनेटली ज़्यादा होगी, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, बार बार ट्रेन चलेगी, डिस्टेंस थोड़ा कम है तो ट्रेन भी ज़्यादा चलेगी, स्पीड हाई रहेगी। एक रीजन में, आप कोई भी रीजन में हो वहाँ पे स्पीड आपकी हाई रहेगी। कन्वेंशनल रेलवे थोड़ी कम चल सकती है, बट ये ज़्यादा हाई स्पीड में चलेगी, और डेडिकेटेड पाथ भी होगा, हाई स्पीड अलॉन्ग डेडिकेटेड पाथ। ठीक है, समझ में आ गया, ये मेन था। और सिग्निफिकेंस चलो लिख ही लो शॉर्ट में, सिग्निफिकेंस शॉर्ट में लिख लो इसका। अपना हो गया इंक्रीज, इंक्रीज का साइन है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
एक्सेस इम्प्रूव एक्सेस, लो एमिशन, सेव कॉस्ट, प्लस टाइम। ठीक है, रोड कंजेशन को इम्प्रूव करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड कंजेशन इम्प्रूव, ईज। ठीक है, तो ये सब हो सकता है दोस्तों, इसका समझ गए। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ने कंप्लीट हो गया। EDFC जो है वो बन चुका है, हैज़ कंप्लीटेड फुली। अक्टूबर एंड में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका एम है डीकंजेशन, इंडियन रेलवे नेटवर्क को डीकंजेस्ट करना, फ्राइट ट्रैफिक को, गुड्स के ट्रैफिक को और पैसेंजर के ट्रैफिक को अलग करना, अलग अलग नेटवर्क में करना। ठीक है, एफिशिएंट रैपिड ट्रांसपोर्टेशन करना गुड्स का, कमोडिटीज़ का, हाई स्पीड से, हाई कैपेसिटी से, आपके सामान सही टाइम पे पहुंच पाए। ठीक है, इजी ही है। इन्वायरमेंट भी बेनिफिट होगा इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ेगी चीज़ों को लेके। बस यही है, इतना ही है। तो उसको भी हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसको। क्या है? इट इज़ अ रेलवे कॉरिडोर डिजाइन्ड फॉर द efficient transportation of goods and commodities, characterized by high speed plus high capacity। ठीक है, यही है मेन। इसको मेन एम था फ्राइट ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक अलग करना, सेपरेट करना। राइट में पे गुड्स प्लस कमोडिटीज आते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका भी लिख लो। सिग्निफिकेंस वही होगा, कैपेसिटी इनहेंसमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, एनवायरनमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, हाँ दोस्तों, आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, बहुत सारी चीज़ें कवर करी हम लोगों ने आज। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा भी था, इम्पॉर्टेंट भी है आपके सारी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर करी। ये और 2-3 लेक्चर्स में पे इन पूरे करंट अफेयर जो नवंबर मंथ के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। सारे इकोनॉमिक्स नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। आपको मेरे साथ रनिंग नोट्स बनाने ताकि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पीछे ना रह जाए, अच्छे से लिखें, करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए। कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों।
ठीक है। ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली आप ही लोगों के लिए, ये आप लोग का अपना चैनल है। आपके जो भी सजेशंस होंगे उसको मैं स्वीकार करूँगा। पढ़ाई में कुछ इम्प्रूवमेंट, मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर आप कुछ चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सजेशन दीजिए मुझे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका दिन अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय।